नेक्स्ट क्वेश्चन जो केमिस्ट्री से रिलेटेड है कि व्हाट विल बी द मास ऑफ 0.75 मोल्स ऑफ सोडियम हाइड्रो ऑक्साइड। तो वेरी सिंपल क्वेश्चन है। तो रिलेशन हमारे पास ये था कि मोल्स इज इक्वल टू गिवन मास ग्राम में एंड डिवाइडेड बाय मोलर मास। अब मास मालूम करना है तो मोलर मास दोनों साइड मल्टीप्लाई होगा, इधर भी ये मल्टीप्लाइड, ये हुआ ख़त्म। तो बच गया कि मास इज इक्वल टू मोलर मास ऑफ सोडियम हाइड्रोक्साइड और मल्टीप्लाइड गिवन मोल्स। चलें n से उसको रिप्रेजेंट करते हैं। अब मोल्स जो हैं वो तो 0.75 हैं और सोडियम हाइड्रोक्साइड का मोलर मास तो यहाँ से कैलकुलेट कर दें, Na23 + 1 for 16 for oxygen and 1 for 1 hydrogen, so you got 40। तो यहाँ पे मल्टीप्लाई हो जाएगा 40। अच्छा, अब आप ये कर सकते हो कि ये पॉइंट यहाँ से हटा दोगे तो नीचे लग जाएगा 100 और 100 में ये 104 के साथ ख़त्म हो जाएगा। तो सिंपलीफाई हो के मिला 4 × 75 डिवाइडेड बाय 10। अच्छा, अब आगे ले चलें तो 2 दूनी 4 एंड 2 5 10। और अब जो है इसको 11 55 13 5 65 14 5 70 15 5 75। तो 5 × 15 और मल्टीप्लाई 2 तो ये हो जाएगा 30 ग्राम। So you got choice C, the correct choice in this question. Next question में कह रहे हैं कि the radius of third orbit of hydrogen is। अच्छा, वेरी सिंपल है। तो रेडियस का जो हाइड्रोजन के लिए फार्मूला था वो है रेडियस इज इक्वल टू n² into 0.529 एंगस्ट्रॉम। अब यहाँ पे मल्टीप्लाई होगा थर्ड ऑर्बिट तो वो हो जाएगा 3 3s are 9 या पहले लगा दें 3² और 0.529 एंगस्ट्रॉम। ये हो जाएगा 3 3s are 9 into 0.529 एंगस्ट्रॉम और ये हो जाएगा 9 5 45। तो मीन के 4 से जो आंसर शुरू होगा वही हमारा होगा। पहले देखते हैं। 9 9 81, 9 दूनी 18 18 और ये हो जाएगा 26। तो 2 मिला और 9 5 45 46 47 तो 7 मिला और पॉइंट लगा तो 4.761 एंगस्ट्रॉम एंड दैट इज चॉइस डी। नेक्स्ट है कि द रेट ऑफ यूनिमॉलिक्यूलर एलिमिनेशन E1 रिएक्शन डिपेंड्स अपॉन। अच्छा, E1 रिएक्शन जो 2 स्टेप में होता है और उसमें पहला स्टेप ही रेट डिटरमाइनिंग स्टेप है, तो उसमें जो चीज़ होगा तो रेट उस पर डिपेंड करेगा। तो उसमें जो पहला स्टेप है उसमें टर्शरी अल्काइल हैलाइड से हेलोजन की डिपार्चर होती है, तो सिर्फ सबस्ट्रेट पे डिपेंड करेगा। सो द कंसंट्रेशन ऑफ सबस्ट्रेट यानी द रेट यूनिमॉलिक्यूलर में तो डिपेंड करेगा सबस्ट्रेट पे। ओके, नेक्स्ट जो है कह रहे हैं कि when the dehydration of alcohol is carried out in the presence of concentrated sulfuric acid at 140 degree Celsius, the product will be। अच्छा, ये टेम्परेचर डिपेंडेंट रिएक्शन है और जब भी हम अल्कोहल को डिहाइड्रेट करें, डिहाइड्रेटिंग एजेंट H2SO4 ही यूज़ होगा। अगर 140 पे टेम्परेचर रखेंगे
तो फिर यहाँ पे बनेंगे ईथर्स और H2O रिमूव होगा। और अगर हम टेम्परेचर 170 तक रखेंगे तो फिर यहाँ पे बन जाते हैं अल्कीन्स और H2O रिमूव होगा। तो 140 पे अल्कोहल से ईथर बन जाते हैं, कंडेंसेशन रिएक्शन हो जाती है, और 170 पे एलिमिनेशन रिएक्शन हो जाती है। सो द करेक्ट चॉइस इज चॉइस बी कि इसमें ईथर्स बनेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है कि हाइड्रोलिसिस ऑफ अल्काइल नाइट्राइल्स इन एक्वस एसिड मीडियम गिव्स। अच्छा, ये देखें, जितनी भी कार्बोक्सिलिक एसिड डिराइवेटिव्स हैं तो उसमें अल्काइल नाइट्राइल भी उनका डिराइवेटिव है, RC ट्रिपल बॉन्ड नाइट्रोजन। और जितनी भी कार्बोक्सिलिक एसिड के डिराइवेटिव्स उनकी एसिड हाइड्रोलिसिस होती है तो वो कॉरेस्पॉन्डिंग कार्बोक्सिलिक एसिड में कन्वर्ट हो जाते हैं। तो कार्बोक्सिलिक एसिड इज़ द आंसर जब हम इसकी एसिड हाइड्रोलिसिस करेंगे। अच्छा, ये नेक्स्ट क्वेश्चन जो है इसमें आपको कि हाउ मेनी NMR पीक्स प्रोटॉन्स आर देयर इन इथेनॉल, तो ये 6 और ये दिखाई दे रहा है। अब ऑप्शन कौन सा होना चाहिए, तो देखते हैं इसको। तो जो इथेनॉल है दैट इज CH3 बॉन्ड CH2 एंड OH। तो अब डिफरेंट टाइप्स ऑफ NMR प्रोटॉन्स जो इसमें होंगे, तो आपने इक्विवेलेंट और नॉन इक्विवेलेंट प्रोटॉन को प्रैक्टिस किया होगा। तो ये जो ऑक्सीजन से अटैच्ड है ये अलग प्रोटॉन है, अलग एनवायरनमेंट में मौजूद है। फिर CH2 वाले जो 2 प्रोटॉन हैं तो वो एक साइड पे OH से बॉन्डेड हैं, दूसरे साइड पे CH3 से बॉन्डेड हैं, तो मीन्स कि ये भी अलग एनवायरनमेंट में है। और फिर ये CH3 वाले देखोगे तो ये भी अलग एनवायरनमेंट में हैं, तो ये हुआ C। तो मीन्स कि इधर 3 किस्म के प्रोटॉन्स हैं और ये हमें 3 पीक्स देगा। तो ऑप्शन में से अगर कहीं पे 3 हो तो 3 विल बी दी करेक्ट ऑप्शन। क्वेश्चन है कि द स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल ऑफ एन एलिमेंट इज डेवलप्ड व्हेन इट्स इलेक्ट्रोड इज डिप्ड इन 1 मोलर सॉल्यूशन ऑफ इट्स ओन आयंस 298 केल्विन या 25 डिग्री सेल्सियस। 298 केल्विन इज इक्वल टू 25 डिग्री सेल्सियस एंड 1 एटमॉस्फेरिक प्रेशर। तो हमें मिल रहा है चॉइस डी, दिस इज द स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल मेजरमेंट टेम्परेचर। फिर कहते हैं कि नाइट्रोजन डाइऑक्साइड इज प्रोड्यूस्ड ऑन डिकम्पोजिशन ऑफ नाइट्रेट्स ऑफ। अच्छा, तो देखें ये सारे एक ही ग्रुप से ताल्लुक़ रखते हैं और ऑल ऑप्शन में तो है नहीं कि हम ऑल ऑप्शन चूज़ करें। तो अपने ग्रुप मेंबर से अगर कोई एलिमेंट कुछ डिफरेंसेस रखेगा तो वो फर्स्ट एलिमेंट होगा हर ग्रुप में। तो इसमें जो लिथियम है ये फर्स्ट मेंबर है, तो ये जो है ये डिकम्पोज नाइट्रोजन डाइऑक्साइड बना के दे जाता है। सो दिस इज दैट करेक्ट चॉइस लिथियम का। तो जब हम लिथियम नाइट्रेट को हीट करते हैं तो ये डिकम्पोज होके लिथियम ऑक्साइड दे जाता है, नाइट्रोजन डाइऑक्साइड दे जाता है, साथ में ऑक्सीजन भी रिलीज़ कर जाता है। जबकि बाकी मेंबर जितनी भी हैं और उनके नाइट्रेट्स हों उनको हम हीट करेंगे तो वो उस मेंबर का कॉरेस्पॉन्डिंग नाइट्राइट दे जाएंगे, NO2 नेगेटिव चार्ज, और साथ में ऑक्सीजन गैस रिलीज़ करेंगे। तो ओनली लिथियम गिव्स नाइट्रोजन डाइऑक्साइड व्हेन हीटेड। नेक्स्ट क्वेश्चन के विच वन इज कोवेलेंट इन नेचर। आज ये सारे दिए गए हैं, तो अब कोवेलेंट नेचर को फाइंड करने के लिए फॉजॉन रूल को ज़रा जहन में रिपीट कर दें। फॉजॉन्स रूल वीडियो देख सकते हो प्लेलिस्ट में।
तो फजॉन रूल कहता है कि आयोनिक हम किसको कब कहेंगे और कोवेलेंट किसको कहेंगे। तो जो लो पॉजिटिव चार्ज होगा वो होगा आयोनिक, और जिस पे हाई पॉजिटिव चार्ज हो तो वो होगा कोवेलेंट। इसी तरह अगर हाई नेगेटिव चार्ज हो तो वो होगा आयोनिक, और लो नेगेटिव चार्ज वाला होगा कोवेलेंट। तो वो फजॉन रूल प्लेलिस्ट में सेकंड ईयर की वीडियोस में आप उसको देख सकते हो। तो इसमें अब अगर हम देखें तो PbCl2 में +2 चार्ज है, SnCl2 में Sn पे +2 चार्ज है, SnCl4 में यहाँ पे +4 चार्ज है, और NaCl में सोडियम पे +1 चार्ज है। बाकी जो क्लोराइड है वो सब में एक जैसा है। तो +4 हाई पॉजिटिव चार्ज है, तो इस वजह से tin tetrachloride is a covalent in nature, so choice C is correct। अच्छा, नेक्स्ट जो है थोड़ा सा सही नहीं दिखाई दे रहा, लेकिन द चार्ज ऑन द कॉम्प्लेक्स आयन, ये जो टेट्रा अमीन कोबाल्ट सल्फेट दे चुके हैं, तो इसको देखें। इसके ऊपर कह रहे हैं कि कॉम्प्लेक्स आयन के ऊपर कौन सा चार्ज है इस कॉम्प्लेक्स आयन के ऊपर। तो देखें, कॉम्प्लेक्स आयन के ऊपर अगर आप चार्ज देखोगे तो ये सल्फेट से अंदाज़ा लगाओ बिफोर गोइंग इनटू द कैलकुलेशन। सल्फेट के ऊपर होता है -2, तो यहाँ जो कॉम्प्लेक्स यानी कोऑर्डिनेशन स्फीयर होगा तो उस पे होगा +2। तो इधर वो ऑप्शन तो दिखाई नहीं दे रहे, मिसिंग है। तो +2 जो ऑप्शन होगा दैट विल बी द करेक्ट ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि इंक्रीज इन टेम्परेचर ऑफ एन एक्वस सोल्यूशन रिजल्ट इन increase in molarity, decrease in molarity, decrease in molality and decrease in mole fraction। ओके, फर्स्ट ऑफ ऑल तो ज़हन में आप ये आइडिया ले आएँ कि विच कंसंट्रेशन मेथड और यूनिट डिपेंड्स अपॉन टेम्परेचर। तो रिमेंबर, ओनली मोलैरिटी डिपेंड्स अपॉन टेम्परेचर, जबकि मोल फ्रैक्शन और मोलैलिटी डिपेंड नहीं करते। अब तो हमें चॉइस मिले हैं ए और बी। अब देखते हैं कि अब टेम्परेचर बढ़ाने से मोलैरिटी जो है वो कम होगी कि ज़्यादा होगी। तो लुक एट दिस, मोलैरिटी इज इक्वल टू मोल्स ऑफ सॉल्यूट पर वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन, एंड वॉल्यूम इज़ डायरेक्टली रिलेटेड टू टेम्परेचर। तो जब हम टेम्परेचर बढ़ाएंगे वॉल्यूम बढ़ेगा, वॉल्यूम बढ़ेगा तो वॉल्यूम इज़ इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू मोलैरिटी, तो मोलैरिटी कम होगी। तो डिक्रीज इन मोलैरिटी, चॉइस बी इज करेक्ट। अगला है कि डैश गिव्स आइडिया ऑफ मैकेनिज्म ऑफ ए रिएक्शन। अच्छा, रिएक्शन तो ए चॉइस तो इसी में दिया है फ्री में, ये आपको एक्स्ट्रा में मिला है। ऑर्डर ऑफ रिएक्शन, मॉलिक्यूलरिटी ऑफ रिएक्शन एंड मोल फ्रैक्शन। तो रिमेंबर, ऑर्डर ऑफ रिएक्शन से हमें मैकेनिज़्म का पता चलता है, क्योंकि एक रिएक्शन में मुख्तलिफ स्टेप्स होंगे। तो उस स्टेप में जो स्लो स्टेप होगा वो रेट डिटरमाइनिंग स्टेप होगा। तो इस तरह से हम फाइंड कर जाएंगे कि अब ये जो स्लो स्टेप है, इसके अलावा बाकी कुछ स्टेप भी इस रिएक्शन में मौजूद हैं। तो उन स्टेप्स को हम फिर थ्योरेटिकली अरेंज कर सकते हैं। So order of reaction gives the idea of mechanism of a reaction। मोल फ्रैक्शन कोई इसके साथ इसका ताल्लुक नहीं है। नेक्स्ट के रिवर्सिबल रिएक्शन विल रीच टू इक्विलिब्रियम व्हेन। अच्छा, रिवर्सिबल रिएक्शन इक्विलिब्रियम में कम पहुंचेगा। कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट एंड प्रोडक्ट बिकम्स इक्वल, नहीं, ज़रूरी नहीं है। 50% ऑफ रिएक्शन कंप्लीट्स, नो, ये भी ज़रूरी नहीं है। रेट ऑफ फॉरवर्ड एंड रिवर्स रिएक्शन बिकम्स इक्वल, यस, दिस इज़ द चॉइस। इक्विलिब्रियम पे रेट बराबर होगा फॉरवर्ड और बैकवर्ड या रिवर्स रिएक्शन का। उस पे अमाउंट ज़रूरी नहीं है कि बराबर हो, परसेंटेज ज़रूरी नहीं है कि बराबर हो। और एक्टिवेशन एनर्जी ऑफ रिएक्टेंट बिकम्स इक्वल टू एक्टिवेशन एनर्जी ऑफ प्रोडक्ट, ये तो कभी होता ही नहीं।
अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। ये ईटा का जो पेपर इंजीनियरिंग संडे को हुआ था, तो इसके कुछ क्वेश्चंस जो हैं मिले हैं, तो वो आपके साथ शेयर करके सॉल्व कर रहा हूँ। तो उसमें जो भी अवेलेबल क्वेश्चंस हैं उनको, क्योंकि काफ़ी मैंने सर्च किया, फुल पेपर मुझे नहीं मिला, उसके मुख्तलिफ सेगमेंट्स मिलते हैं। तो इसमें जो पहला क्वेश्चन है कि द वेवलेंथ ऑफ एमिटेड फोटॉन्स इन विजिबल रीजन विल बी मिनिमम फॉर ए ट्रांजिशन ऑफ इलेक्ट्रॉन फ्रॉम। अच्छा, फर्स्ट ऑफ ऑल तो जो वेवलेंथ है लैम्डा, it is inversely proportional to change in energy for the two levels. Change in energy ज़्यादा होगा तो वेवलेंथ कम होगा, ये एक रिलेशन है इनमें। फिर अगला ट्रिक जो उन्होंने रखा है वो है विजिबल रीजन में। तो विजिबल रीजन में बाल्मर सीरीज वो विजिबल रीजन में होता है, और उसमें जो लो ऑर्बिट होता है N2 दैट इज 2, और N1 कोई भी हो सकता है। तो इसमें अब ट्रिक ये था विजिबल रीजन वाला। स्टूडेंट सोचेंगे कि भाई जितना दूर से इलेक्ट्रॉन आ रहा है न्यूक्लियस के, जितना करीब वो गिरेगा तो वो ज़्यादा एनर्जी रिलीज़ करेगा। यस, फॉर एग्ज़ाम्पल ये N इन्फिनिटी से आ रहा है टू P1, तो यस, ये तो वो बात ठीक है कि इसकी मिनिमम वेवलेंथ होगी। लेकिन विजिबल रीजन में हमें वो फोटॉन मिलते हैं जो बाल्मर सीरीज में सेकंड शेल में गिरते हों, तो वो विजिबल रीजन में होगा। सो चॉइस बी इज करेक्ट ओवर हियर। नेक्स्ट है कि द टोटल मास ऑफ 2 प्रोटॉन्स, 3 न्यूट्रॉन्स एंड 2 इलेक्ट्रॉन्स इन मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट इज। अच्छा, अब ये साथ में याद रखिए कन्वर्जन फैक्टर के 1 AMU इज इक्वल टू 1.66 इंटू 10 पावर -27 किलोग्राम, और ये बराबर होता है 931 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट। तो यही कैलकुलेशन अगर हम प्रोटॉन के लिए करें तो प्रोटॉन बन जाएगा 938 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट। इसी तरह यही कैलकुलेशन न्यूट्रॉन के लिए हो जाए तो वो हो जाता है 939 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट, क्योंकि प्रोटॉन और जो न्यूट्रॉन के मास में बहुत ही कम फ़र्क होता है। और इलेक्ट्रॉन के लिए अगर हम ये करें कैलकुलेशन तो आपको मिल जाएगा 0.511 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट। तो वेरी इजी। अब वो कहते हैं कि टोटल मास ऑफ 2 प्रोटॉन्स, तो इसको 2 से मल्टीप्लाई करना होगा, और इसी तरह 3 न्यूट्रॉन्स, तो न्यूट्रॉन वाले वैल्यू को 3 से मल्टीप्लाई कर दो, और 2 इलेक्ट्रॉन इसको 2 से मल्टीप्लाई कर दो। तो ये कैलकुलेशन हो के अगर हमें मिलता है तो ये 2 8 16, 2 3 6 और 1 7 और 2 9 18। तो ये हुआ प्रोटॉन के लिए, 2 प्रोटॉन्स के लिए 3 न्यूट्रॉन, 3 9 27, 3 3 9 10 11 और 3 3 9 और 1 10, 3 9 27 और ये हो जाएगा 1 26, 3 9 27, 3 3 9 10 11 और 3 3। In adiabatic expansion process, work done is 0, heat transfer is 0, both A and B, none of the above. तो remember कि इसमें heat transfer is 0, जो भी चीज़ सिस्टम सराउंडिंग को ट्रांसफ़र करेगा इन द फॉर्म ऑफ वर्क डन करेगा। सो द करेक्ट चॉइस इज चॉइस बी।
Unit of rate of a reaction is, so rate of a reaction unit इसका moles per dm per second, liter per mole per second and liter square per mole per second, mole square. अच्छा देखें, rate is equal to change in concentration divided by change in time. अब कंसंट्रेशन का यूनिट हम मोलर इस्तेमाल कर सकते हैं, टाइम जो है वो सेकंड, टाइम जो भी टाइम का यूनिट होगा, फिर मोलर जो है वो मोल्स पर डीएम क्यूब और नीचे लग जाएगा सेकंड, तो मोल्स पर डीएम क्यूब पर सेकंड, या अगर मोल की बजाय लीटर दिया हो तो मोल पर लीटर पर सेकंड यूज़ कर सकते हो, या अगर गैसियस फॉर्म में रिएक्टेंट्स हों तो फिर हम ATM पर सेकंड भी इस्तेमाल कर सकते हैं। बस सेकंड कोई हो, आवर हो, मिनट हो, सेकंड हो, सो मोल per dm cube per second, and that is matching to choice A. नेक्स्ट जो कह रहा है कि the process which involves hydrogenolysis of carbon-oxygen bond and the formation of carbon-carbon bond is called cracking, pyrolysis, fractional distillation, Fischer-Tropsch process. This is Fischer-Tropsch process जिसमें हम ये करते हैं, that is Fischer-Tropsch process, जिसमें कोल गैस वो कन्वर्ट होता है इनटू पेट्रोलियम, यानी ज़्यादातर वो अल्केन्स होते हैं, तो फिशर-ट्रोप्श प्रोसेस में आपको ये मिलेगा। अगला है कि डिहाइड्रेशन ऑफ अल्कोहल एट 70 डिग्री सेल्सियस इन द प्रेजेंस ऑफ सल्फ्यूरिक एसिड रिजल्ट इन द फॉर्मेशन ऑफ, तो अगर 170 पे हम ये टेम्परेचर बरकरार रखेंगे तो डिहाइड्रेशन जो है अल्कोहल्स की हो जाएगी और हमें अल्कीन्स मिलेंगे। इस टेम्परेचर पे अल्कीन्स आर प्रोड्यूस्ड। और अगर आप टेम्परेचर रखोगे 140 तो फिर ईथर जो हैं वो प्रोड्यूस होंगे एट 140 डिग्री सेल्सियस। The oily layer of dash will be formed immediately when alcohol react with Lucas reagent at the room temperature. अच्छा, कि oily layer बनेगा जब अल्कोहल ल्यूकस रिएजेंट से रिएक्ट करेगा। तो रिमेंबर, अल्कोहल प्लस ल्यूकस रिएजेंट इज जिंक क्लोराइड एंड HCl। जब इनका ये रिएक्शन होता है तो यू विल गेट कॉरिस्पॉन्डिंग अल्काइल क्लोराइड और HX या HCl बन जाएगा, जो भी यहाँ से निकलेगा H2O। The oily layer of dash will be formed immediately when alcohol reacts with Lucas reagent at room temperature। अच्छा, ल्यूकस रिएजेंट या ल्यूकस टेस्ट हम इस्तेमाल करते हैं प्राइमरी, सेकेंडरी और टर्शियरी अल्कोहल को डिफ्रेंशिएट करने के लिए। इसमें जो टर्शियरी अल्कोहल होगा वो तेज़ रिएक्शन करेगा और जो ऑयली लेयर बनेगा दैट विल बी ऑफ दैट कॉरेस्पॉन्डिंग अल्काइल क्लोराइड, जो अल्काइल क्लोराइड वहाँ पे बन जाएगा। यानी यहाँ पे अल्कोहल होगा, it will be reacted with hydrochloric acid in the presence of ZnCl2 as a catalyst, you will get the corresponding alkyl chloride और साथ में वाटर। तो ये जो ऑयली लेयर है ये अल्काइल क्लोराइड का होगा या क्लाउड की शक्ल में आपको दिखाई देगा, तो टर्शियरी अल्कोहल ये बनाएंगे और वो अल्काइली जो लेयर होगा दैट विल बी फॉर दिस टर्शियरी अल्कोहल विच इज़ इन चॉइस सी। टर्शियरी अल्कोहल मीन्स कि एक कार्बन बॉन्डेड हो 3 अल्काइल ग्रुप से या 3 कार्बन से, तो ये टर्शियरी कार्बन होता है। और फिर ये जब हम
OH से अटैच करेंगे तो ये हो जाएगा टर्शियरी अल्कोहल, और अगर हम क्लोरीन जैसे हेलोजन से अटैच करेंगे तो ये हो जाएगा टर्शियरी ब्यूटाइल क्लोराइड। The next is कि विलियमसन रिएक्शन इज़ यूज्ड फॉर द सिंथेसिस ऑफ, तो ये इस्तेमाल होता है सिंथेसिस ऑफ ईथर के लिए, जिसमें एक अल्कोहल वो रिएक्ट किया जाता है सोडियम से और उसका कॉरेस्पॉन्डिंग सोडियम अल्कोक्साइड बनेगा RONA, और साथ में हाइड्रोजन गैस रिलीज़ होगा, और फिर ये सोडियम अल्कोक्साइड इसका रिएक्शन किया जाता है किसी अल्काइल हैलाइड से, और इनके रिएक्शन से यू विल गेट ROR इन ईथर, और साथ में मिल जाएगा सोडियम हैलाइड जो भी हेलोजन होगा। सो इट्स यूज्ड फॉर द प्रिपरेशन ऑफ ईथर। The next is कि aldehyde or ketones are reduced to alkanes in the presence of basic medium by। अच्छा, तो फर्स्ट ऑफ ऑल इधर देखें, क्लीमेंसन रिडक्शन में भी उससे अल्केन बनते हैं, वुल्फ-किशनर में भी, और कैटालाइटिक रिडक्शन में भी हम उसको अल्कोहल वगैरह और फिर वगैरह आखिर में आप उसको अल्केन तक पहुंचा सकते हो। यहाँ पे जो होगा वुल्फ-किशनर रिएक्शन, क्योंकि उसमें एक बेस इस्तेमाल होता है। क्लीमेंसन रिएक्शन में HCl इस्तेमाल होता है विद जिंक एमालगम। वुल्फ-किशनर रिएक्शन में हाइड्राजीन इस्तेमाल होगा इन 2H4 प्लस पोटाशियम हाइड्रोक्साइड इन द प्रेजेंस ऑफ ग्लाइकोल। तो इधर जो है वो बेस इस्तेमाल हो रहा है। कैटालाइटिक रिडक्शन में बस एक कैटालिस्ट की मौजूदगी में हाइड्रोजन की एडिशन होती है, और थायो एसीटॉल फॉर्मेशन एंड रिडक्शन नहीं, इस रिएक्शन में भी वो इस्तेमाल नहीं होता। सो द करेक्ट चॉइस इज चॉइस बी। नेक्स्ट है कि रेस्ट मास एनर्जी ऑफ एन इलेक्ट्रॉन इज, तो फिजिक्स से ताल्लुक़ रखता है, लेकिन साथ में याद रखें कि उसकी रेस्ट मास एनर्जी 0.511 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट, दैट इज़ द एनर्जी रेस्ट मास एनर्जी ऑफ एन इलेक्ट्रॉन। अगला जो अगर हम देखेंगे यहाँ पे, तो ये 95 जो है, इफ़ द ग्लाइकोसाइडिक लिंकेज इज़ फॉर्म बिटवीन ग्लूकोज एंड फ्रक्टोज द रिजल्टिंग डाइसेकेराइड विल बी। अच्छा, तो ग्लूकोज और फ्रक्टोज बनाते हैं सक्रोज यानी चीनी, तो दैट इज़ चॉइस सी। तो ग्लाइकोसाइडिक लिंकेज इनमें बन के सक्रोज बन जाता है। Fractional distillation of crude oil is its separation into its component due to difference in dash of the compound। तो रिमेंबर, फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन वो टेक्निक है जिसमें हम कंपाउंड को, यानी जो मिक्सचर वजूद होता है, उनको उनके बॉइलिंग पॉइंट्स की बुनियाद पे सेपरेट करते हैं। जिसका बॉइलिंग पॉइंट कम होगा वो पहले एवापोरेट होके अलग हो जाएगा, इस तरह फिर अगला अगला एंड सो ऑन। तो ग्रेजुअली सारा मिक्सचर अपने कंपोनेंट्स में सेपरेट हो जाएगा। दिस इज चॉइस बी। The total mass of 2 protons, 3 neutrons and 2 electrons are, तो मास दिया है मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट में, तो रिमेंबर 1 AMU is equal to 1.66 into 10 power minus 27 किलोग्राम, और ये इज इक्वल टू 931.5 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट। अब आप मास ऑफ प्रोटॉन, मास ऑफ इलेक्ट्रॉन, मास ऑफ न्यूट्रॉन से इनको मल्टीप्लाई करते जाएं, तो प्रोटॉन के लिए हो जाएगा, प्रोटॉन आपको मिल जाएगा 938 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट। न्यूट्रॉन आपको मिल जाएगा 939 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट, और इलेक्ट्रॉन
आपको मिल जाएगा 0.511 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट। प्रोटॉन के लिए तो 2 प्रोटॉन्स मांगे हैं, इसको 2 से मल्टीप्लाई कर दो। न्यूट्रॉन 3 हैं तो 3 से मल्टीप्लाई कर दो, और इलेक्ट्रॉन 2 हैं तो 2 से मल्टीप्लाई करो। ये सारे मल्टीप्लाई करके आपको जो आंसर मिलेगा दैट इज चॉइस ए, 4689 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट। Which of the following electromagnetic waves has the shortest wavelength? अच्छा, तो इनका अब वो प्रॉपर ऑर्डर आपको याद हो। इस तरह से छोटा वेवलेंथ फिर बड़ा होता जाता है इस फॉर्म में। यहाँ पे आपको मिलेंगे गेमा रेज, उसके बाद एक्स रेज, उसके बाद जो है आपको मिलेंगे अल्ट्रा वायलेट रेज, फिर आपको मिलेंगे विजिबल, उसके बाद फिर IR रेज, फिर माइक्रोवेव्स, फिर जो है आपको मिलेंगे रेडियो वेव्स। तो शॉर्टेस्ट वेवलेंथ गेमा और इस तरह तरतीब इनका है, तो यू आर गेटिंग एक्स रेज ऑफ शॉर्टेस्ट वेवलेंथ, क्योंकि एक्स रेज यहाँ पे आपको मिल रही हैं। The bond between Lewis acid and Lewis base is, अच्छा, Lewis acid इलेक्ट्रॉन पेयर एक्सेप्टर है, Lewis base इलेक्ट्रॉन पेयर डोनर है, तो ये इसको इलेक्ट्रॉन डोनेट करके कोऑर्डिनेट कोवेलेंट बॉन्ड बनाएगा। That is coordinate covalent bond in choice C. The deficiency of red blood cell is called तो hemolysis। रेड ब्लड सेल कम होने लगे तो इस बीमारी को हीमोलिसिस कहते हैं। द एक्सपेरिमेंटल वैल्यूज ऑफ बॉन्ड लेंथ फॉर हेटेरोन्यूक्लियर मॉलिक्यूल आर ऑलवेज डैश कैलकुलेटेड वैल्यूज। अच्छा, हेटेरोन्यूक्लियर मॉलिक्यूल के डिफरेंट एटम आपस में मिल जाएं तो उनका बॉन्ड लेंथ बनिस्बत जो कैलकुलेटेड वैल्यू है। फॉर एग्जांपल H बॉन्ड H, अब ये होमोन्यूक्लियर है, क्लोरीन बॉन्ड क्लोरीन ये होमोन्यूक्लियर है, इनकी कोई वैल्यू आपको मिली जो आपने कैलकुलेट की। अब अगर हम HCl का बॉन्ड लेंथ कैलकुलेट करें तो ये हो जाएगी एक्सपेरिमेंटल या एक्चुअल वैल्यू। तो रिमेंबर, कैलकुलेटेड वैल्यू ज़्यादा होगी देन एक्सपेरिमेंटल वैल्यू। वो वजह ये है कि इनमें इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस होता है, तो बॉन्ड जो पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन है वो मज़ीद क्लोज हो जाता है टूवर्ड्स द मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम, और इस तरह से वो बॉन्ड शॉर्ट हो जाएगा। सो इट इज़ लेस देन द एक्चुअल वैल्यू, सो दैट इज़ चॉइस बी। When 50 joules heat is supplied to a system, 20 joules of work is done by it. The change in internal energy will be, तो internal energy में फ़र्क क्या आएगा? According to first law of thermodynamics, that is Q is equal to delta E plus W। अब डेल्टा ई फाइंड करना है तो W लेफ्ट पे आके माइनस हो जाएगा, सो यू विल गेट डेल्टा ई इज इक्वल टू Q माइनस W। अब इसमें वैल्यूज़ लगा दें। Q की वैल्यू जो है दैट इज़ 50 जूल्स, माइनस W की वैल्यू जो है वो 20 जूल्स है, और इस तरह से आपको मिल जाएगा 30 जूल्स जो उसकी इंटरनल एनर्जी में चेंज आएगा। दैट इज़ मैचिंग चॉइस डी। नेक्स्ट के लिमिटिंग रिएक्टेंट इज़ वन विच, यानी लिमिटिंग रिएक्टेंट कौन होता है? तो लिमिटिंग रिएक्टेंट वो होगा जो पहले ख़त्म होगा, या वो होगा जो हमें कम प्रोडक्ट देगा।
तो कहते हैं कि इज़ टेकन इन लेसर क्वांटिटी इन ग्राम्स, नहीं, इससे पता नहीं चलता. इज़ टेकन इन लेसर क्वांटिटी बाय वॉल्यूम, नो. गिव्स मिनिमम अमाउंट ऑफ प्रोडक्ट्स, यस, दिस इज़ द चॉइस. वो लिमिटिंग रिएक्टेंट होगा जो हमें कम प्रोडक्ट देगा. बोहर्स एटॉमिक मॉडल कैन एक्सप्लेन दी. अच्छा, तो बोहर हाइड्रोजन पे अप्लाई होता है और ऐसे एटम्स या आयन जिनमें एक इलेक्ट्रॉन हो तो उनको ये एक्सप्लेन कर सकता है. तो स्पेक्ट्रम ऑफ हाइड्रोजन एटम ओनली, नहीं. स्पेक्ट्रम ऑफ हाइड्रोजन मॉलिक्यूल ओनली. स्पेक्ट्रम ऑफ एटम्स और आयन्स कंटेनिंग वन इलेक्ट्रॉन, यस, चॉइस सी इज करेक्ट चॉइस. द फॉर्म ऑफ कोल हैविंग हाईएस्ट परसेंटेज ऑफ कार्बन, तो ये पीट से शुरू होता है, फिर लिग्नाइट, बिटुमिनस, सब बिटुमिनस और आखिर में आपको मिल जाएगा एंथ्रासाइट. तो एंथ्रासाइट में हाईएस्ट परसेंटेज ऑफ कार्बन हो जाता है, सो दैट इज चॉइस डी. साइक्लोअल्केन्स आर रिप्रेजेंटेड बाय जर्नल फार्मूला CnH2n वेयर, यस. तो इसमें n जो है नंबर ऑफ कार्बन एटम शो करता है और कार्बन एटम 3 होने चाहिए या 3 से ज़्यादा होने चाहिए, फिर जो है उनका साइकिल बनेगा. 2 कार्बन का रिंग या साइकिल नहीं बनेगा, सो मस्ट बी ग्रेटर और इक्वल टू 3, दैट इज चॉइस सी. Photon of high frequency will be absorbed when transition take place from. अच्छा, ये न्यूक्लियस है और ये हुआ इलेक्ट्रॉन. इस इलेक्ट्रॉन को जितना आप दूर ले जाना चाहोगे न्यूक्लियस से, तो उतना ज़्यादा एनर्जी इसको देना होगा. और वो जो एनर्जी है दैट इज़ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू फ्रीक्वेंसी, यानी फ्रीक्वेंसी ज़्यादा तो एनर्जी ज़्यादा. तो अब देखते हैं, तो अगर हम ऑप्शंस में देखें, 2 to 3rd ऑर्बिट, 2nd to 7th ऑर्बिट, तो 2nd to 7th ऑर्बिट दूर जा रहा है, नीचे 5th है, 4th है, तो इस वजह से इसको हाई फ्रीक्वेंसी चाहिए होगी, हाई एनर्जी चाहिए होगी. अगला है कि 4D सीरीज ऑफ ट्रांजिशन एलिमेंट आर इन द डैश पीरियड ऑफ द पीरियोडिक टेबल. अच्छा, तो ये फर्स्ट सीरीज़ जो है वो 3D सीरीज़ है, सेकंड जो है वो 4D सीरीज़ है, इस तरह 5th सीरीज़ और 6D सीरीज़. अच्छा, अब ये जो 3D सीरीज़ है तो ये 4th पीरियड में शुरू हो जाता है स्कैंडियम से, और फिर ये जो 4D सीरीज़ है तो ये 5th पीरियड में शुरू हो जाता है ईट्रियम से. तो 5th में ये एग्जिस्ट करेगा, सो दैट इज़ चॉइस बी. एग्जाम्पल ऑफ बफर सोल्यूशन इज़, बिफोर गोइंग इनटू द चॉइसेस, बफर तब बनेगा अगर हम कोई वीक एसिड और उसका सॉल्ट विद स्ट्रॉन्ग बेस मिलाएंगे तो ये होगा एक बफर, या वीक बेस हो और उसका सॉल्ट विद स्ट्रॉन्ग एसिड, तो ये बफर होगा. तो लुक एट दिस चॉइस ए, H2SO4 स्ट्रॉन्ग एसिड और स्ट्रॉन्ग एसिड स्ट्रॉन्ग बेस का सॉल्ट दिया है, नो. NaOH is a strong base, HCl is a strong acid, acetic acid and sodium acetate, yes, this is the choice क्योंकि acetic. Next, when 6D orbital is completed, the entering electron goes into. अच्छा, इसके लिए अफबाव प्रिंसिपल का जो डायग्राम होगा वो हमारी हेल्प करेगा. तो उसमें ये है कि 1s 2s 2p 3s 3p 3d 4s 4p 4d 4f 5s 5p 5d 5f और फिर g होता है, बस वो हमारे लिए ज़रूरी अब नहीं होता. 6s 6p 6d 6f,
फिर जो है 7s 7p 7d और उसके बाद होगा 7f और फिर GHI वगैरह उस तरतीब से। अब इलेक्ट्रॉन फिलिंग जब होगी तो पहले इलेक्ट्रॉन 1s में जाएगा, 2s 2p फिर 3s फिर 3p और 4s फिर 3d 4p 5s 4d 5p 6s फिर 4f 5d 6p और 7s। उसके बाद फिर 5f 6d और 7p। तो 6d के बाद वो जाएगा 7p में जो अफबाउ प्रिंसिपल के मुताबिक हमें मिलेगा। सो इट गोज़ इनटू 7p, दैट इज़ चॉइस बी। तो 6d के बाद, अब 6d के बाद देखें 7p और 7d इनकी बारी आती है। तो अगर आप इनका वो n+l रूल भी मालूम कर दें तो 7p की वैल्यू आपको कम मिलेगी और 6d की ज़्यादा। अगर दोनों की वैल्यू सेम आ रही है तो फिर आप प्रिंसिपल क्वांटम नंबर की वैल्यू जिसकी कम होगी तो उसमें। तो 6d के बाद अब 7s है, 7p 7d 7f। तो इसमें अब देखें जिसकी वैल्यू कम आ रही है तो 7p की वैल्यू आपको कम मिलेगी। 7s तो ऑलरेडी फिल्ड हुआ है। अगला जो है कि इफ़ द एटमॉस्फेरिक प्रेशर इन हिली एरियाज इज़ 0.921 atm देन द वाटर बॉइल्स एट। अच्छा, 1 atm से प्रेशर कम हुआ तो पानी का बॉइलिंग पॉइंट भी कम होगा। तो मीन्स के अगर 1 atm प्रेशर है तो बॉइलिंग पॉइंट 100 डिग्री सेल्सियस होता है या 373 केल्विन होता है। अब इन दोनों से हमें कम वैल्यू ढूंढनी होगी। तो कम वैल्यू अब देखोगे तो आपको A भी मिलेगा और C भी मिलेगा, लेकिन A जो 273 केल्विन है वो इसका है फ्रीजिंग पॉइंट। ठीक, तो इस वजह से 371 केल्विन पे वाटर बॉयल होगा हिली एरिया में जहाँ पे एटमॉस्फेरिक प्रेशर कम हो जाए। एटमॉस्फेरिक प्रेशर इज़ डायरेक्टली रिलेटेड टू बॉइलिंग पॉइंट। कोलाइड फॉर्म बाय हाइड्रोफोबिक मॉलिक्यूल्स आर टर्म एज। हाइड्रोफोबिक मॉलिक्यूल्स जो एक दफ़ा पानी से अलग हो जाएं फिर उसमें डिज़ॉल्व नहीं होते, हाइड्रो वाटर फोबिक बिन फेयरिंग, तो फिर उसमें डिज़ॉल्व नहीं होते, तो मीन कि ये कोलाइड दोबारा हम नहीं बना सकते। सो इट इज़ इरिवर्सिबल कोलाइड। जबकि हाइड्रोफिलिक मॉलिक्यूल वाला रिवर्सिबल कोलाइड है और स्टेबल कोलाइड होता है। HCl solution will have dash value। अच्छा, HCl एक स्ट्रॉन्ग एसिड है। लार्ज pKa, तो pKa value is inversely proportional to strength। High pH, pH is inversely proportional to strength। High Ka, acid ionization constant is directly proportional to strength। और low Ka, तो वो बस ऑलरेडी से आप मैच कर सकते हो। तो जब ये स्ट्रॉन्ग एसिड है तो इसका pKa लो होना चाहिए। जब ये स्ट्रॉन्ग एसिड है तो इसका pH लो होना चाहिए। जब ये स्ट्रॉन्ग एसिड है तो इसका Ka हाई होना चाहिए। सो चॉइस C इज़ आवर चॉइस। डैश इज़ नॉट ए ग्रीन हाउस गैस। अच्छा, ग्रीन हाउस गैसेज हमारा अर्थ, एक तो मेरा बस न्यूक्लियस बनाने का आदत पड़ गई है, ये हमारा अर्थ हुआ और इसके एटमॉस्फेयर में कुछ गैसेज हैं जो
अर्थ वापस हीट रेडिएट करता है तो उस हीट को ये गैसेस ट्रैप करते हैं और इस तरह से एक ग्रीन हाउस फिनोमेना बन जाता है। अब इसमें मीथेन जो है वो होता है, कार्बन डाइऑक्साइड, वाटर वेपर्स वगैरह, ये सारे ग्रीन हाउस गैसेस हैं। द ओनली विच इज़ नॉट ए ग्रीन हाउस गैस दैट इज़ NO2। NO2 फिर ये है कि अगर वो कहते हैं कि भाई फोटोकेमिकल स्मॉग किस वजह से, तो फिर हम NO2 सेलेक्ट कर जाते। पोटाशियम सल्फेट इज कम्प्लीटली डिजॉल्व्ड इन वाटर, द सोल्यूशन कंटेन्स। अच्छा, पोटाशियम सल्फेट हल हुआ। सेम नंबर ऑफ पॉजिटिवली एंड नेगेटिवली चार्ज आयंस, नो, क्योंकि आयंस पोटाशियम सल्फेट जब डिज़ोल्व होगा तो ये 2 पोटाशियम आयन बनाएगा और 1 सल्फेट एनाइन बनाएगा, तो इस तरह से वो बराबर नहीं हैं। द नंबर ऑफ एनाइन्स इज ट्वाइस द नंबर ऑफ कैटाइन्स। नहीं, एनाइन्स 1 है और पोटाशियम उसका ट्वाइस है। डिफरेंट नंबर ऑफ पॉजिटिवली एंड नेगेटिवली चार्ज्ड आयंस, यस, डिफरेंट नंबर के नेगेटिवली चार्ज आयन 1 बना है और पोटाशियम 2 बने हैं। इक्वल नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स आर आयंस, नो, तो चॉइस सी इज मैचिंग। विशिंग यू ऑल द बेस्ट।